कोरोना की इस भीषण महामारी में जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र अपने घरों में हैं और वो अध्ययन के नित नवीन तरीके सीखने से वंचित हो रहे हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय आने में असमर्थ हैं, ऐसे में हमारा और हमारी टीम की तरफ से आपका इस YouTube के चैनल पर स्वागत है। हमारा प्रयास होगा कि ख़ास तौर पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ग्रेजुएशन के BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के इकोनॉमिक्स विषय के विद्यार्थियों की सहायता के लिए हम इस पर YouTube पर लगातार अपनी क्लासेस मुहैया कराने का, आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे, जिसमें आप अपने सिलेबस की तैयारी बेहतर ढंग से करने में सक्षम हो। मित्रों, प्यारे छात्रों, हमारा प्रयास है कि शुरुआत में हम BA थर्ड ईयर की क्लासेस को शुरू कर सकें और इसके लिए हमने और हमारी टीम ने यह सोचा है कि चूँकि नवंबर का महीना आ गया है, आप जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर यानी लगभग 5 महीनों से अध्ययन करने में या विश्वविद्यालय आने में समर्थ नहीं रहे हैं। तो ऐसे में हमारा प्रयास है चूँकि आपको मार्च में एग्ज़ाम भी देना है, ऐसे में आपकी बेहतर तैयारी हो सके, इसके लिए हमने और हमारी टीम ने एक छोटा सा प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आप सब समर्थन देंगे। फिलहाल मैं आपको आपके सिलेबस से परिचित करा देता हूँ कि सबसे पहले तो इस बार जो भी BA थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं वो 4 पेपर होंगे आपके इकोनॉमिक्स विषय में। जो लोग BA थर्ड ईयर से आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए 4 पेपर होंगे और इन 4 पेपरों में जो आपका पहला पेपर है वो है इकोनॉमिक एनालिसिस यानी आर्थिक विश्लेषण। इकोनॉमिक एनालिसिस मित्रों, आपने अब तक आर्थिक एनालिसिस का मतलब ये हो जाएगा कि इसमें न सिर्फ आप माइक्रो को बल्कि आप मैक्रो को भी देखेंगे। इकोनॉमिक एनालिसिस में अब तक आपने जो BA फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन, फिर आपने पढ़ा होगा एकाधिकार, मोनोपोली। उससे आगे बढ़कर इस बार आप BA थर्ड ईयर में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे अपूर्ण प्रतियोगिता। एकाधिकार भी एक प्रकार की अपूर्ण प्रतियोगिता थी। तो जो आपका पहला यूनिट होगा पहला यूनिट आपका क्या होगा? पहला यूनिट आपका वहीं से शुरू होता है जहां से हमने आपको BA फर्स्ट ईयर में छोड़ा था। BA फर्स्ट ईयर में आपने क्या पढ़ा? पूर्ण प्रतियोगिता पढ़ी, परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा, फिर आपने क्या पढ़ा? एकाधिकार को पढ़ा, मोनोपोली को पढ़ा। उसी में जब आप यूनिट 1 को देखेंगे, आज मैं केवल यूनिट 1 की ही चर्चा करूंगा। अगर आप यूनिट 1 को देखेंगे तो यूनिट 1 में आपको क्या मिलेगा? इम्परफेक्ट कंपटीशन आपको मिलेगा, यानी अपूर्ण प्रतियोगिता आपको मिलेगी कि अपूर्ण प्रतियोगिता आपको पढ़ना है, किसने दिया, क्या है ये। इसी अपूर्ण प्रतियोगिता में जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? द्वैधिकार। यानी डिओपॉली मिलेगा आपको। डिओपॉली में आप के साथ साथ आप क्या पढ़ेंगे? अल्पाधिकार को पढ़ेंगे, ओलिगोपोली को आप पढ़ेंगे। ओलिगोपोली के साथ साथ आप क्या पढ़ेंगे? इसमें ओलिगोपोली में ही 2 तरह की ओलिगोपोली होती है, 2 तरह के अल्पाधिकार होते हैं। एक को आप क्या बोलते हैं? एक को आप बोलते हैं कि कपटपूर्ण अल्पाधिकार और दूसरे को बोलते हैं गैर कपटपूर्ण अल्पाधिकार। सारी बातें हम करेंगे कि कैसे इसको हम पढ़ेंगे, क्या क्या बातें इसमें होंगी। इसके बाद चूंकि हमने द्वैधिकारी की जो चर्चा की, तो द्वैधिकारी में भी आपको 3 से 4 मॉडल आपको देखने को मिलेंगे। आप क्या पढ़ेंगे? आप कुर्नों को पढ़ेंगे कि कुर्नों किस तरह से डिओपोली में संतुलन की बात करेगा, कितना कीमत निर्धारित करेंगे, अगर केवल 2 ही उत्पादक हैं तो कीमतों का निर्धारण कैसे करेंगे। आप पढ़ेंगे, कुर्नों को पढ़ेंगे। फिर है आप बर्टेंड को पढ़ेंगे। बर्टेंड के साथ साथ आप किसको पढ़ेंगे? आप एजवर्थ को पढ़ेंगे। कुर्नो, बर्टेंड, एजवर्थ और स्टेकलबर्ग। पहले यूनिट की मैं चर्चा कर रहा था आपसे। हमने कहा कि
चूंकि आप बीए फर्स्ट ईयर में पूर्ण प्रतियोगिता यानी परफेक्ट कंपटीशन, एकाधिकार यानी मोनोपोली, आप इन दोनों को पढ़ चुके हैं। अब आप क्या पढ़ेंगे? अपूर्ण प्रतियोगिता, इम्परफेक्ट कंपटीशन को आप पढ़ेंगे। इम्परफेक्ट कंपटीशन में हमने आपसे क्या बात की? हमने कहा कि जो आपका टॉपिक दिया है, जो आपके सिलेबस में है, उसमें है द्वैधिकारी, डिओपोली, और डिओपोली में कौन कौन से मॉडल आपको पढ़ने हैं? कुर्नो को पढ़ना है, आपको बर्ट्रैंड को पढ़ना है, आपको एजवर्थ को पढ़ना है और आपको स्टैकलबर्ग को पढ़ना है। मित्रों, मैंने उसके बाद आपसे कहा कि ये जो द्वैधिकारी वो भी एक प्रकार का अल्पाधिकार है, लेकिन आपके सिलेबस में दिया है कि अल्पाधिकार को अलग दिया है। हम अल्पाधिकार की बात करेंगे और उसमें क्या बात करेंगे? दो तरह के अल्पाधिकार के मॉडल आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है कपटपूर्ण अल्पाधिकार और दूसरा होता है गैर कपटपूर्ण अल्पाधिकार। अच्छा, इसमें भी अगर हम विस्तार से जाएं तो हम क्या पाएंगे? हम पाएंगे कि कपटपूर्ण अल्पाधिकार कितने प्रकार का होता है? कपटपूर्ण अल्पाधिकार दो तरह से हो सकता है, पढ़ेंगे आप आगे। एक होता है कीमत नेतृत्व मॉडल, कपटपूर्ण अल्पाधिकार यानी कलुसिव ओलिगोपोली। कपटपूर्ण अल्पाधिकार में क्या होगा कि आप सबसे पहले एक पहला मॉडल कौन सा होगा आपका? प्राइस लीडरशिप मॉडल, कीमत नेतृत्व मॉडल। दूसरा मॉडल आपका कौन सा होगा? दूसरा मॉडल होगा आपका कार्टेल। सारी बातें करेंगे, अभी तो एक मोटा मोटा आपके माइंड में आइडिया बन जाए कि आपको चीज़ों को कैसे पढ़ना है। कपटपूर्ण अल्पाधिकार में मैंने दो तरह के मॉडल की बात की, एक कीमत नेतृत्व मॉडल और दूसरा कार्टेल मॉडल। अब हम गैर कपटपूर्ण अल्पाधिकार में क्या देखेंगे? तो गैर कपटपूर्ण अल्पाधिकार में हम पाएंगे जो प्रोफेसर पॉल स्विजी ने दिया है ना, विकुंचित मांग वक्र के बारे में हम पढ़ेंगे। विकुंचित मांग वक्र के बारे में, है ना, हम विकुंचित मांग वक्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं किंग्ड डिमांड कर्व। किंग्ड डिमांड कर्व बोलेंगे इसको। चलिए, इसके बाद हमने कहा कार्टेल को पढ़ेंगे कि कार्टेल में किस तरह से आप देखेंगे। कार्टेल को जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि किस तरह से पहले फर्म, आपने बीए फर्स्ट ईयर में जब पढ़ा, पूर्ण प्रतियोगिता को पढ़ा, वहाँ आपने देखा कि कोई भी फर्म अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करती है, लेकिन एकाधिकार में भी आपने लगभग यही देखा। कार्टेल में आप क्या देखते हैं? कार्टेल में आप देखते हैं कि कोई भी फर्म अपने लाभ को अधिकतम नहीं कर सकती है, वह एक अलिखित मौखिक समझौता करती है और वो संयुक्त लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं, जितनी भी फर्में होंगी। अल्पाधिकार में जब आप अल्पाधिकार पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो उसमें बताऊंगा कि 2 से 10 के बीच में फर्में होती हैं। ये फर्में परस्पर निर्भर होती हैं, इंटरडिपेंडेंसी इनमें होगी। और इंटरडिपेंडेंसी के साथ साथ आप क्या पाएंगे? जब आप कार्टेल को पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे कि सभी फर्में परस्पर निर्भर होने के कारण एक अलिखित मौखिक समझौता करेंगी। उस मौखिक समझौते में क्या होगा कि उद्योग का तो लाभ अधिकतम होगा, यानी उनका संयुक्त लाभ तो अधिकतम होगा, लेकिन किसी भी इंडिविजुअल फर्म का, किसी भी व्यक्तिगत फर्म का लाभ अधिकतम नहीं होगा। कीमत नेतृत्व मॉडल में आप क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे किस तरह से लागतों को, जिनकी लागतें कम आ रही हैं जिस भी फर्म की, वो कीमत नेतृत्व करेगी, या वो फर्म कीमत नेतृत्व करेगी जो बाजार में अपना एक बड़ा हिस्सा रखती है। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि यूनिट फर्स्ट में आप क्या क्या पढ़ेंगे। यूनिट फर्स्ट में आप पढ़ेंगे अपूर्ण प्रतियोगिता को मेनली, द्वैधिकार को और अल्पाधिकार को। ठीक है, ये हमारा, हमने आपसे पहले ही कहा कि जो भी सिलेबस आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप आगे की पढ़ाई करेंगे, हमने आपसे पहले ही कह दिया कि बीए फर्स्ट ईयर में आपने क्या क्या पढ़ रखा है। आपने पूर्ण प्रतियोगिता को पढ़ रखा है, परफेक्ट कंपटीशन आपने पढ़ा है, आपने एकाधिकार यानी मोनोपोली को पढ़ रखा है। हमने आपसे क्या बात की? हमने कहा यूनिट 1 में अपूर्ण प्रतियोगिता दी गई है, जिसमें द्वैधिकार और अल्पाधिकार के जो विविध स्वरूप हैं, जो दिए गए मॉडल हैं, आप उन पर चर्चा करेंगे। चलिए, हम यूनिट 2 की भी चर्चा की लेते हैं कि यूनिट 2 में आप किस प्रकार के सिलेबस को आगे अध्ययन करेंगे। चलिए, यूनिट 2 को हम देखते हैं। यूनिट 2 देखिए, हमने आपसे कहा कि जब भी आप प्रतियोगिता या फर्मों की प्रतियोगिता को पढ़ते हैं, तो हमने कहा अभी तक आपने 3 प्रकार की फर्में या 3 प्रकार की आपने प्रतियोगिता को देख ली। कौन सी देखी आपने? पहले पूर्ण प्रतियोगिता को आपने देखा, है ना,
आपने पूर्ण प्रतियोगिता को देख लिया, आपने एकाधिकार को देख लिया है। बीए थर्ड ईयर के ये दोनों आपने बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है। बीए थर्ड ईयर के सिलेबस में क्या है, आप पढ़ेंगे अल्पाधिकार, जिसमें हमने आपको बताया कि अल्पाधिकार में 2 से 10 फर्में होंगी। इस तरह से जो आपका द्वयाधिकार है, द्वयाधिकार जो है वो भी इसी में आएगा, ड्यूओपोली भी इसी में आएगा। उसके बाद हमने कहा यूनिट 2, तो यूनिट 2 में क्या है, यूनिट 2 में एक तीसरी प्रकार की प्रतियोगिता होती है जिसे आप क्या बोलते हैं, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता को आप पढ़ेंगे। देखिए एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, इसको आप क्या बोलते हैं, कभी कंफ्यूज मत होइए, इसको बोलते हैं मोनोपोली। और इसको क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता है, ये एकाधिकार प्रतियोगिता। हम विस्तार से हम इस पर चर्चा करेंगे। चलिए, तो दूसरी यूनिट में आपकी शुरुआत कहां से होगी, दूसरी यूनिट में आपकी शुरुआत होगी कहां से, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता से, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से। इसके बाद इसमें क्या दिया गया है, इसके बाद इसमें दिया है सीमांतवादी दृष्टिकोण की चर्चा करेंगे। फर्में अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करती हैं, और यही फर्मों किस तरह से अपने लाभ को अधिकतम करेंगी, क्या प्रोसेस है उसका, उस पर अध्ययन करेंगे हम। तो जो आपका दूसरा वाला टॉपिक है, वो दूसरा वाला टॉपिक क्या है, दिया है सीमांतवादी दृष्टिकोण की आलोचना। उद्यम के सीमांतवादी दृष्टिकोण की आलोचना। हमने आपको बताया कि कोई भी फर्म होती है वो अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करती है। आपने इससे पहले पढ़ा होगा कि जहाँ पर फर्म का MR = MC होता है, पहली शर्त। दूसरी शर्त आपने इसी में पढ़ी होगी, या आप इसको आप ऐसे कह सकते हैं, जहाँ पाई मैक्सिमाइज होता है, कहाँ पे, जहाँ TR और TC का अंतर सर्वाधिक होता है, उसी को कहा जाता है सीमांतवादी दृष्टिकोण। लेकिन आपको क्या करना है, इसकी आलोचना। आलोचना किसने की, आलोचना में जो मेन नाम आता है वो आता है हाल और हिच का। तो आप उनका अध्ययन करेंगे कि हाल और हिच ने किस तरह से इसकी आलोचना की है। ठीक है, इसके अलावा ये तो बातें हो गई प्रतियोगिता की, इसके अलावा इसमें और किस बात पर चर्चा है, तो और चर्चा है बहुत ही विशेष टॉपिक की, जिस पर भारत में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी मिला है, कल्याणवादी अर्थशास्त्र, कल्याणकारी अर्थशास्त्र, यानी वेलफेयर इकोनॉमिक्स। अब आप पहली बार इंट्रोड्यूस होंगे इससे कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र 1998 में, अगर आपको पता हो, 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला, किसके लिए, कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर काम करने के लिए। बहरहाल हमारा विषय यह है कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र क्या है। जैसे अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र में आप क्या पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र में आप पढ़ते हैं क्या है, या कभी भी क्या है, क्यों है, कैसे है। लेकिन जब आप कल्याणकारी अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र क्या कहेगा कि क्या होना चाहिए। यानी अभी तक अगर आप मांग के नियम को पढ़ रहे थे कि मूल्य बढ़ने से मांग में कमी आती है, ये तो अर्थशास्त्र था। लेकिन जब आप कल्याणकारी अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, कल्याणकारी अर्थशास्त्र यानी वेलफेयर को पढ़ेंगे, वेलफेयर इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे, अगर आप वेलफेयर इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे तो उसमें इस बात पर चर्चा होगी कि क्या मूल्य का बढ़ना ठीक है, जिसके कारण लोगों के मांग में कमी आ रही है, किसके मांग में कमी आ रही, कितनी कमी आ रही, ये बातें हम किस में करेंगे, इकोनॉमिक्स में बात करेंगे। लेकिन जब आप वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो उसमें आप क्या समझेंगे कि क्या होना चाहिए, क्या कीमतों को बढ़ना चाहिए था, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स के भी कुछ मॉडल आपको दिए गए हैं। वेलफेयर इकोनॉमिक्स से जो मॉडल दिए गए हैं, सोशल वेलफेयर की बात की गई, सोशल वेलफेयर का क्राइटेरिया दिया गया है, नेशनल इनकम का क्राइटेरिया दिया गया है, द हेडोनिस्ट दिया गया है, द कार्डिनल अप्रोच टू सोशल वेलफेयर। यानी जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स से संबंधित जो मॉडल हैं
है ना, जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स से संबंधित मॉडल हैं। जैसे आप पढ़ेंगे इसमें क्या, पैरेटो को पढ़ेंगे, पैरेटो अनुकूलतम, है ना, पैरेटो ऑप्टिमम को आप पढ़ेंगे। है ना, पैरेटो ने कैसे बताया कि कब कल्याण बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, तो आप पैरेटो की थ्योरी पढ़ेंगे। आप इसमें और क्या पढ़ेंगे, आप इसमें पढ़ेंगे क्या, केल्डार और हिक्स का मॉडल पढ़ेंगे आप। केल्डार और हिक्स ने क्षतिपूरक परिवर्तन की बात की है। उन्होंने कहा कि किस तरह से अगर किसी भी इकोनॉमी में अगर कोई चेंज आ रहा है तो वो किन लोगों को लाभ पहुंचा रहा है, किन को हानि पहुंचा रहा है, और अगर जो लाभ प्राप्त करता वर्ग है, जो लाभ प्राप्त कर रहा है, जो लाभ प्राप्त करने वाला वर्ग है, अगर वो हानि प्राप्त करने वाले वर्ग की भरपाई कर दे तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होगा उसको हम क्या मानेंगे, उसको मानेंगे वो कल्याण में वृद्धि करेगा। यानी हम किसको पढ़ेंगे, हम केल्डार और हिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम किसको पढ़ेंगे, आगे हम बर्गसन को पढ़ेंगे। बर्गसन का भी मॉडल है इसमें कल्याण का, आप बर्गसन के भी मॉडल को पढ़ेंगे कि बर्गसन ने किस तरह से सामाजिक फलनों को लेकर किस तरह से उन्होंने कल्याण की बात की कि कल्याण कैसे बढ़ेगा, है ना, किस प्रकार का सामाजिक या आर्थिक परिवर्तन होगा जो कल्याण में वृद्धि लाए। तो आप बर्गसन का सामाजिक कल्याण को पढ़ेंगे। हमने आपको पहले ही पेपर का नाम बताया था कि पेपर का नाम है इकोनॉमिक एनालिसिस। तो पहले हमने क्या देखा, हमने माइक्रो को देखा, है ना, पहले यूनिट में हमने टोटली माइक्रो देखा, दूसरे में भी हमने माइक्रो देखा। अब जो तीसरी यूनिट है, हम जिस तीसरी यूनिट पर चर्चा करेंगे वहां से वो मैक्रो का पार्ट शुरू हो जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का व्यष्टि से अब हम समष्टि पर आ जाएंगे, हम समष्टिभावी विश्लेषण की बात करेंगे। समष्टिभावी विश्लेषण में आपको बताऊं कि अब तक आप कीन्स के मॉडल को पढ़ चुके होंगे। बीए सेकेंड ईयर में आपने कीन्स के मॉडल को पढ़ा होगा। कीन्स के मॉडल में आपने जो भी बातें की है, तो हम क्या करेंगे, कीन्सियन मॉडल की आलोचना को पढ़ेंगे कि कीन्सियन मॉडल की किस तरह से आलोचना की गई और किस तरह से कीन्सियन मॉडल ध्वस्त हो गया। उसके बाद हम किस पर चर्चा करेंगे, हम पीगू के इफेक्ट पर चर्चा करेंगे, पीगू प्रभाव और वेल्थ प्रभाव, यानी पीगू प्रभाव और संपत्ति प्रभाव पर हम चर्चा करेंगे कि क्या है वेल्थ इफेक्ट, हम इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद आपके जो सिलेबस में दिया गया है उसमें दिया गया है लिमिटेशन ऑफ द कीन्सियन कंजप्शन फंक्शन, यानी हम क्या करेंगे, अब उपभोग फलनों को पढ़ेंगे। आपने क्या किया था, आपने अभी तक बीए सेकेंड ईयर में कीन्स का उपभोग फलन पढ़ा होगा, लेकिन अब क्या पढ़ेंगे आप, न सिर्फ आप कीन्स के उपभोग फलन की क्या करेंगे, आलोचना करेंगे, बल्कि कुछ और उपभोग फलनों को पढ़ेंगे। किनके उपभोग फलनों को पढ़ने के लिए दिया गया है सिलेबस में, उस पर देख लेते हैं। ड्यूशनबेरी को आप पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा है ड्यूशनबेरी का एनालिसिस, ड्यूशनबेरी के उपभोग फलन को आप पढ़ेंगे। उसके बाद आप किसको पढ़ेंगे, फ्रीडमैन के उपभोग फलन को पढ़ेंगे आप कि फ्रीडमैन ने किस तरह से उपभोग फलन को दिया। हम तो बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे कि आखिर में उपभोग फलन या उपभोग के सिद्धांत को किस तरह से कीन्स ने लिया, किस तरह से उसको कुजनेट्स ने एनालिसिस किया, उस पर अनुभविक अध्ययन किया और ये बताया, आपने अगर आपको याद हो तो उन्होंने बताया कि एपीसी लॉन्ग टर्म में एमपीसी के बराबर होगी। और उसके बाद जितने भी एनालिसिस आए, चाहे वो ड्यूशनबेरी का एनालिसिस हो, चाहे फ्रीडमैन का हो, जितने भी इसके बाद के एनालिसिस होंगे वो सब लॉन्ग टर्म में एपीसी इज इक्वल टू एमपीसी स्थापित करने का प्रयास करेंगे। वो मानेंगे कि लॉन्ग टर्म में एपीसी एमपीसी के बराबर होनी चाहिए। चलिए, इसके बाद आप किस पे चर्चा करेंगे, आप हिक्स और हैंसन के आईएसएलएम मॉडल पे चर्चा करेंगे। ये तीनों किसका सिद्धांत था, उपभोग फलन का सिद्धांत था। अब आप किसके सिद्धांत पर चर्चा करने जा रहे हैं, अब आप चर्चा करने जा रहे हैं ब्याज और आय दर के, ब्याज और आय स्तर के संतुलन के सिद्धांत की आप बात करने जा रहे हैं। आप किसको पढ़ेंगे, आईएस और एलएम वक्र को पढ़ेंगे, आईएस और एलएम को पढ़ेंगे। आईएस जहां वस्तु बाजार को दिखाएगा, एलएम किसको दिखाएगा, एलएम मुद्रा बाजार को दिखाएगा। तो आप आईएस और एलएम के माध्यम से यह स्थापित करेंगे कि आर यानी ब्याज की दर और आय स्तर में किस प्रकार का संबंध स्थापित होगा, किस प्रकार से वस्तु बाजार और मुद्रा बाजार में संतुलन स्थापित होगा, आप इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी अब आप निवेश के भी सिद्धांत पढ़ेंगे। निवेश के सिद्धांत में आप कौन कौन से सिद्धांत पढ़ेंगे,
निवेश के सिद्धांत में अगर आप जाएं तो आपने क्लासिकल ने क्या कहा, क्लासिकल ने कहा जहां I = S होगा वहां ब्याज दर का निर्धारण होगा, वो कहते थे। तो आप किसके किसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट में इन्होंने जो चर्चाएं की है सिलेबस में आपके जो है कि कंसेप्ट एंड थ्योरी ऑफ एक्सेलरेटर एंड मल्टीप्लायर, यानी आप गुणक को पढ़ेंगे, त्वरक को पढ़ेंगे और किसको पढ़ेंगे आप, हिक्स और सैमुअल्सन की ट्रेड साइकिल। पहले आप गुणक जानेंगे, त्वरक जानेंगे, उसके बाद हिक्स और सैमुअल्सन इन दोनों ने ही गुणक और त्वरकों का प्रयोग करते हुए, गुणक और त्वरक का प्रयोग करके ट्रेड साइकिल यानी व्यापार चक्र का अपना मॉडल बनाया है। उन मॉडलों को पढ़ेंगे। हिक्स का जो मॉडल है वो गुणक त्वरक अंतरक्रिया मॉडल कहलाता है। हिक्स का जो मॉडल है उसको क्या कहेंगे, गुणक त्वरक अंतरक्रिया, जबकि जो सैमुअल्सन का मॉडल है उसको गुणक त्वरक मॉडल कहेंगे। तो आप क्या करेंगे, गुणक और त्वरक को पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, हिक्स को पढ़ेंगे। हिक्स का और सैमुअल्सन को किसके लिए पढ़ेंगे, ट्रेड साइकिल के लिए, व्यापार चक्र के लिए आप इनको पढ़ेंगे। तो ये आपका यूनिट 3 है पूरा। और इन्होंने ये कहा है कि नॉन मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, यानी इन दोनों का जो मॉडल पढ़ेंगे वो नॉन मैथमेटिकल होगा। ये आपका यूनिट 3। चलिए हो गया आपका। चलिए यूनिट 4 पर चर्चा करते हैं कि यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ाया जाएगा। आपने शुरुआत के 2 यूनिट देखे, माइक्रो के थे। तीसरा यूनिट आपने क्या देखा, तीसरा यूनिट आपने देखा कि तीसरे यूनिट में आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसकी बात आप कर रहे हैं, उपभोग फलनों की बात कर रहे हैं, निवेश के सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, गुणक और त्वरक की बात कर रहे हैं। और आखिर में आपने देखा कि आप ट्रेड साइकिल पर चर्चा कर रहे हैं, किसके, हिक्स और सैमुअल्सन के। चलिए आइए हम यूनिट 4 में आते हैं कि यूनिट 4 में आप क्या पढ़ेंगे। यूनिट 4 में कुछ ग्रोथ के मॉडल हैं जिनको आप पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉडल हैं। चाहे वो मॉडल हो आपका सबसे पहला जो मॉडल आया है हेरॉड का मॉडल आप पढ़ेंगे। हेरॉड का मॉडल दिया गया है आपके सिलेबस में, हेरॉड को आप पढ़ेंगे। हेरॉड ने किस तरह से किसी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ या आर्थिक समृद्धि कैसे हो, इस पर जो उनका पहला मॉडल आया है हेरॉड का मॉडल, उसको आप पढ़ेंगे। दूसरा आप क्या पढ़ेंगे, नेचर ऑफ स्टडी स्टेट, यानी सतत समृद्धि की अवस्था को आप पढ़ेंगे। सतत समृद्धि अवस्था या सतत अवस्था को पढ़ेंगे आप। उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, नियो क्लासिकल के ग्रोथ मॉडल। देखिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहला जो व्यवस्थित मॉडल है ग्रोथ पर वो है हेरॉड का मॉडल। उसके बाद के जितने भी मॉडल आते हैं वो हेरॉड मॉडल पर सुधार हैं, हेरॉड मॉडल पर सुधार हैं वो सारे मॉडल। उसमें ही से ही आपको कुछ मॉडल्स पढ़ने हैं, जैसे आपको पढ़ना है सोलो का मॉडल, आपको पढ़ना है, आपको जॉन रॉबिन्सन का मॉडल पढ़ना है। सब पर बात करेंगे। जॉन रॉबिन्सन कौन है, सोलो कौन है, सोलो नौ क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं। जॉन रॉबिन्सन कौन है, जॉन रॉबिन्सन कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री हैं। तो हेरॉड मॉडल में जब आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा तो उसमें क्या होता है, एक चाकूधार संतुलन पाया जाता है। जैसे उससे स्थिति हटती है, असंतुलन आ जाता है इकोनॉमी में, उसी को संतुलित करने के लिए सोलो का मॉडल आया, उसी को संतुलित करने के लिए जॉन रॉबिन्सन का मॉडल आया। चलिए जॉन रॉबिन्सन को आप पढ़ेंगे। हमने कहा ये कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री हैं। ये कौन से हैं, ये नौ क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं। उसके बाद इसमें कुछ और बातें दी गई हैं। एलिमेंट्री ट्रीटमेंट ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, हमेशा पूछा जाता है। यानी आप क्या पढ़ेंगे, सामान्य संतुलन सिद्धांत। सामान्य संतुलन सिद्धांत, सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने दिया था, आप आगे मैं बताऊंगा, उसको डिटेल में पढ़ाएंगे हम। ये वालरस ने दिया था। देखिए सामान्य संतुलन सिद्धांत में आप कैसे पढ़ेंगे, जैसे आपने मार्शल को पढ़ा है। मार्शल क्या करते हैं, कहते हैं एक वस्तु है, उसकी कीमत में परिवर्तन आएगा तो मांग में कैसा परिवर्तन होगा। वालरस क्या कहेंगे, वालरस पूरी इकॉनमी को, होल इकॉनमी को लेंगे, सभी वस्तुएं, सभी कीमतें, और उसके बाद देखने का प्रयास करेंगे कि इकॉनमी में किस तरह से संतुलन में स्थिति प्राप्त होगी। इसके बाद आप इसी में एक पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट एनालिसिस, आगत निर्गत विश्लेषण पढ़ेंगे आप। चलिए आगत निर्गत विश्लेषण यानी इनपुट आउटपुट एनालिसिस, इसको किसने दिया था, इसको दिया था लियोनटीफ ने दिया था इसको।
ठीक है, लियोनटीफ ने इसको दिया था। इस पे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इकोनॉमी के बीच में, या आप देखेंगे कि उद्योगों के बीच में इंटरडिपेंडेंसी पाई जाती है, आंतरिक निर्भरता, अंतर निर्भरता पाई जाती है, और उसी को लेके ये आगत निर्गत विश्लेषण किसका है, लियोनटीफ का है। आखिरी में, सबसे आखिरी में पढ़ेंगे आप लीनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्रामिंग आप पढ़ेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग आप पढ़ेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग में भी बेसिकली ऐसे ही है, थोड़ा सा अगर आप इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करना चाहें मैथमेटिकल एनालिसिस कर सकते हैं, अगर आप थ्योरेटिकल एनालिसिस करना चाहें थ्योरेटिकल एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये बीए पार्ट 3 में हमने आपको बताया कि जो आपका इकोनॉमिक एनालिसिस पेपर है, जो पहला आपका पेपर है इकोनॉमिक एनालिसिस का, उसकी हमने पूरे ही सिलेबस की डिटेल में चर्चा की। इन फ्यूचर जब हम आपसे इस विषय में मिलेंगे तो हमने आपसे पहले ही बताया कि हम क्या पढ़ेंगे, द थियरी ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, अपूर्ण प्रतियोगिता के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप चाहें तो उसको जब भी हम पढ़ाएं उससे पहले आप पूर्ण प्रतियोगिता को और एकाधिकार प्रतियोगिता को पढ़ें, ताकि आपको आगे पढ़ने में, अपूर्ण प्रतियोगिता को पढ़ने में, अल्पाधिकार को पढ़ने में, द्वैधिकार को पढ़ने में आसानी हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।